हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 49 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों, आप अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, अपने टीचर का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे 3 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें आप भूगोल का पाठ 2 पढ़ेंगे, भारत का भौतिक स्वरूप। और बच्चों, आज के इस पाठ में हमारा सब टॉपिक होगा भारतीय थार मरुस्थल। बच्चों, थार मरुस्थल के बारे में आप जानेंगे। भारतीय थार मरुस्थल, जो थार मरुस्थल है वो भारत देश का सबसे बड़ा विशाल मरुस्थल है। भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है। तो जो थार मरुस्थल है बच्चों, वो कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है, जो कि एक बहुत ही गर्म और उष्ण मरुस्थल है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 150 मिमी से कम होती है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, जिस कारण से यहाँ शुष्क जलवायु और नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। क्योंकि यहाँ बरसात नहीं होती है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी होती है? शुष्क जलवायु होती है, और यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति नाम मात्र के लिए पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? मरुस्थली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति नहीं पाई जाती है। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक कल्प में यह क्षेत्र समुद्र के अंदर स्थित था। यह क्षेत्र कहाँ पर स्थित था? समुद्र के अंदर स्थित था। इस अनुमान की पुष्टि जैसलमेर के पास ब्रह्मसर से मिले समुद्री अवसादों और अकालवुड फॉसिल पार्क से प्राप्त हुए प्रमाणों से होती है। वुड फॉसिल्स की आयु लगभग 180 मिलियन वर्ष आंकी गई है। जो वुड फॉसिल्स है उसकी आयु कितनी आंकी गई है? 180 मिलियन वर्ष आंकी गई है। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। जो वहाँ की चट्टानी संरचना है वो क्या है? भारत के प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। फिर भी शुष्क परिस्थितियां व वायु की क्रियाओं तथा भौतिक अपर्दन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न हैं। क्योंकि यहाँ की जो शुष्क परिस्थितियां हैं, मतलब यहाँ बरसात नहीं होती है, तो यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क रहती है। और वायु की क्रिया का मतलब है यहाँ पर गर्म हवा बहती है। और भौतिक अपर्दन का मतलब हुआ कि यहाँ की जो मिट्टी है उसमें कटाव और अपर्दन होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर बरसात नहीं होती है, पानी की कमी रहती है। इसी कारण से इसकी जो धरातलीय विशेषताएं होती हैं वो प्रायद्वीपीय पठारों से भिन्न होती हैं। क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार जहाँ होते हैं वहाँ की जो परिस्थितियां होती हैं, जो वहाँ की क्लाइमेट होती है वो नम होती है। मशरूम रॉक, बालू का टिब्बे, बरकान, जूगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भू आकृतियां हैं। यहाँ की जो भूमि की आकृतियां बनती हैं उन आकृतियों को नाम दिया गया है मशरूम रॉक, बालू का टिब्बे, बरकान और जूगेन। ये यहाँ की मरुस्थलीय भू आकृतियां हैं। भू आकृतियां मतलब जमीन पर बन जाने वाली आकृतियां हैं। बरकान मतलब अर्धचंद्राकार बालू का टीला। जो बरकान किसे कहते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का टीला बन जाता है। इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। जो चंद्राकार के रूप में जो टीले होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो जो थार मरुस्थल है यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन जो लंबवत टीले होते हैं ये भारत पाकिस्तान सीमा के समीप पाए जाते हैं। जब कभी आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर जो अर्धचंद्राकार बालू का टीला है मतलब बरकान है, आप उसे देख पाएंगे। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। जो थार मरुस्थल है उसे ढाल के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है, जिसका
पहला भाग है इसका उत्तरी भाग और दूसरा भाग होता है दक्षिणी भाग। तो बच्चों जो पहला भाग है उत्तरी भाग, इसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है और दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। इस क्षेत्र की जो अधिकांश नदियां हैं वो निम्न वर्षा मतलब यहाँ बहुत कम बरसात होती है और अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण मतलब वाष्प के रूप में पानी का उड़ जाना। जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो अत्यधिक ताप के कारण वो भी वाष्प के रूप में उड़ जाता है। और इसके अलावा किसी हिमनदीय उद्गम के अभाव में, हिमनदी मतलब किसी पहाड़ से निकली हुई कोई भी बर्फ की नदी यहाँ पर नहीं बहती है, तो उसके अभाव के कारण वर्षावाही होती हैं। यहाँ की जो नदियाँ होती हैं वो वर्षावाही होती हैं। वर्षावाही का मतलब है कि उन नदियों में केवल बरसात के मौसम में ही जल पाया जाता है। वर्षावाही का मतलब होता है कि इन नदियों में केवल बरसात के मौसम में ही जल पाया जाता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ अंतः प्रवाह अपवाही प्रणाली का उदाहरण हैं, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या प्लाया में मिल जाती हैं। अब बच्चों प्लाया किसे कहते हैं? तो देखिए सागर तक नहीं पहुंच पाती हैं। प्लाया मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झीलें होती हैं। प्लाया क्या होती हैं? लवण की, वो जहाँ पे बहुत अधिक नमक पाया जाता है पानी में, तो वो लवणीय झीलें होती हैं जिनसे नमक प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी लूनी है। राजस्थान क्षेत्र की जो थार मरुस्थल है उसकी सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी है, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियां इस क्षेत्र को जल अभाव वाला क्षेत्र बनाती हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इस वर्कशीट में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी छिपे हैं, इसलिए आपको पूरी वर्कशीट को ध्यान से सुनना और समझना है। अब वर्कशीट पर आधारित यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो प्रश्नों को पढ़ते हैं फिर इनके उत्तर देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, थार मरुस्थल की अधिकांश नदियां वर्षावाही क्यों होती हैं? अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा था कि थार मरुस्थल में क्या होता है? अत्यधिक ताप होता है, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण हो जाता है, हिमनदीय उद्गम नहीं है और निम्न वर्षा स्तर है, इसीलिए क्या है यहाँ की जो नदियां होती हैं वो वर्षावाही होती हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर मैं आपको दिखाती हूँ, आप यहाँ से लिखेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर है थार मरुस्थल में निम्न वर्षा स्तर होता है, मतलब जो वर्षा होती है वो बहुत कम होती है। अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण अधिक होता है तथा किसी भी हिमनदी का उद्गम नहीं होता है, इसी कारण थार मरुस्थल की अधिकांश नदियां वर्षावाही होती हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, प्लाया से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 2 है, प्लाया से आप क्या समझते हैं? तो दूसरे प्रश्न का आंसर आप लिखेंगे, प्लाया मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झीलें होती हैं। प्लाया किसे कहते हैं? लवणीय झीलों को कहते हैं जिनसे नमक प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल की कोई 2 जलवायविक विशेषताएं बताइए। अब बच्चों आपको यहाँ पर कोई 2 विशेषताएं बतानी है। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर है, यहाँ की जलवायु शुष्क होती है। यहाँ की जलवायु कैसी होती है? शुष्क होती है और यहाँ पर नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ बरसात नहीं होती है, यहाँ हमेशा मौसम शुष्क रहता है, तो यहाँ पर जो वनस्पति होती है वो बहुत ना के बराबर पाई जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, थार मरुस्थल की प्रमुख भू आकृतियों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको थार मरुस्थल में बनने वाली भू आकृतियों के नाम बताने हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर है मशरूम रॉक, बालू का टिब्बे, बरकान, ज्यूगेन आदि थार मरुस्थल की भू आकृतियां हैं। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल किस राज्य में है? भारत के राजस्थान राज्य में है, तो आप यहाँ से लिखेंगे थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में है। प्रश्न नंबर 6 है, ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जाता है? उनके नाम लिखिए।
तो आपको बताना है कि ढाल के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर है ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। और पहले भाग का नाम है उत्तरी भाग, जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध की ओर है। ठीक है, केवल नाम पूछे गए, लेकिन मैंने इसमें बताया है कि जो उत्तरी भाग है इसका ढाल किधर है? पाकिस्तान के सिंध की ओर है। और दूसरा भाग है दक्षिणी भाग, इसका ढाल कच्छ के रण की ओर से है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट और इसमें पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।